जय भीम। मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। हाथरस में दलित बेटी के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। खासकर बहुजन समाज के लोगों में बेहद आक्रोश है और उसके साथ जो दरिंदगी हुई है उसके बाद इंसाफ की मांग हर तरफ से उठ रही है। मेरे साथ हैं दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री और अनुसूचित जनजाति मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी। उनसे इस विषय में बात करेंगे कि किस तरह से उस दलित बेटी को इंसाफ दिलाया जा सकता है। सर, जो हाथरस में जो केस हुआ है, जो एक जघन्य अपराध हुआ है हमारी बेटी के साथ में, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बेहद शर्मनाक है और दिल बहुत दुखी है, और इसलिए ज़्यादा दुखी है कि घटना इतनी जघन्य है। और रात में टीवी पे देख रहा था, एनडीटीवी पे, वहाँ के पुलिस अधिकारी का इंटरव्यू, वो खुद उस घटना को बहुत हल्के करके दिखाना चाह रहे हैं। जो घटा है, जो हकीकत में हुआ है, जो इंजरीज है इतनी गंभीर, उनको भी वो लोग नकार रहे हैं। तो मतलब शर्म आती है कि जहाँ न्याय देना तो दूर की बात है, इफेक्टिव एक जो जाँच होनी चाहिए, उसको जांच करने वाली एजेंसी अगर इस तरह उस केस को हल्का करके प्रस्तुत कर रही है तो उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं कि इस घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन होकर 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। एक और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 6 महीने के अंदर इसका पूरा कंक्लूड करके ट्रायल, इसमें फांसी की सजा इन मुलजिमों को होनी चाहिए। जी, रात में एक वीडियो आया कि जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि उन लोगों को घर में बंद कर दिया गया और जो शव था उसको उन्होंने, पुलिस ने जबरदस्ती जो है उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। परिवार का कोई सदस्य वहाँ पे मौजूद नहीं था। एक दलित की बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है और इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है परिवार पे? क्या यूपी पुलिस जानबूझकर ऐसा कर रही है? देखिए, ये एक षड्यंत्र के तहत ये सब किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग भी सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर थे और वहाँ पेरेंट्स जो थे बच्ची के, फादर और ब्रदर, वो लोग हम लोग के साथ थे। लेकिन चुपके से पुलिस ने वहाँ डेड बॉडी को पुलिस निकाल के ले गई, जबकि कानून के हिसाब से डेड बॉडी उनके मदर, फादर को, ब्रदर को उनको डिलीवर वहीं पे कर देनी चाहिए थी। और उसके बाद उनके जो परिवार के लोग, समाज के लोग अपने तरीके से क्रिमेशन करते, लेकिन उन्होंने जानबूझ के कि इस समाज की आवाज़ को दबाया जाए और वो चुपके से बॉडी को ले जाके जिस तरीके से रात को क्रिमेट किया गया है, उससे साफ प्रतीत होता है कि यूपी का प्रशासन पूरी तरीके से शोषण कर रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद प्राप्त है। वरना जिस तरीके से बॉडी मिलनी चाहिए थी वो मिल जाती। और दूसरा, इस पे इफेक्टिव जांच होनी चाहिए थी और जो इलाज मिलना चाहिए था जिस तरह का, वो इलाज उस बच्ची को अगर मिला होता यूपी के अंदर तो शायद वो बिटिया हमारी आज जिंदा होती। लेकिन इतने दिन तक उसको अच्छा इलाज नहीं दिया और परसों फिर जब समाज का प्रेशर बना, परसों उसको दिल्ली लेके आए, लेकिन एम्स में उनको बेड नहीं दिया गया। उनका ट्रीटमेंट करने से एम्स के अंदर मना कर दिया गया कि बेड हमारे पास, आईसीयू बेड नहीं है, और उनको सफदरजंग भेज दिया। और वो अच्छा इलाज ना मिल पाने की वजह से हमारी उस बिटिया का, समाज की उस बेटी की डेथ हो गई। और ये पूरे समाज आक्रोशित है कि जिस तीव्र गति से जांच होनी चाहिए थी और पुलिस के द्वारा, ये तो दुख एक चीज का और भी है कि पूरा का पूरा देश का मीडिया आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार के कब्जे में है और वो इस घटना को उन्होंने बिल्कुल टीवी पे चलाया ही नहीं, ना के बराबर चलाया। आज भी कहाँ को नशा कर रहा है, रिया ने क्या खाया, उसने क्या किया। अभी सुशांत का केस लगातार मीडिया ट्रायल पिछले करीब 2.5 महीने से हम देख रहे हैं। तो समाज का इतना मतलब गंभीर मुद्दा और उस मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं जी। और जब ये एक घटना घटी थी, आपको याद होगा, हमारी आम आदमी पार्टी के बनने से पहले, जिस पे पूरे देश खड़ा हुआ था निर्भया के कांड के खिलाफ, वो निसंदेह बहुत दर्दनाक और शर्मनाक घटना थी। पूरे देश को खड़ा होना चाहिए था, हुआ। लेकिन आज हमारी बिटिया के साथ हो तो पूरे देश को साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब निर्भया हुआ तो उसमें आप भी, हम सब लोग, हमारा हर देशवासी उसके बेटी के लिए न्याय की, इंसाफ की मांग कर रहा था। लेकिन अभी क्योंकि बहुजन बेटी के साथ हुआ है तो वो जो सवर्ण बुद्धिजीवी हैं या जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी नहीं आई, उनके बयान भी नहीं आए और सड़कों पे आने की बात तो दूर है, लोग इस तरह से विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सेलेक्टिव आउटरीच क्यों है? क्या एक दलित बेटी के साथ वो इंसाफ की मांग नहीं कर सकते? नहीं, मुझे लगता है कि इसका सारा जो जवाब है वो हमारे धर्मशास्त्रों में छुपा है। जब धर्मशास्त्रों में ही, मनुस्मृति में ही हमारे पूरे समाज को उन्होंने किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं दिया, बल्कि उसको प्रताड़ित किया, शोषण हजारों साल तक किया है। तो ऐसा लगता है जैसे वो सोच शोषण वाली उनकी आज भी जिंदा है। इसलिए हमारे इतने गंभीर दर्दनाक मुद्दे पे वो लोग उस तरह खुल के सामने नहीं आ रहे हैं।
एक चीज और उभर के आ रही है कि जो ये पीड़िता थी उसको सही समय पे इलाज नहीं मिला। कल हमने उनके भाई का इंटरव्यू चलाया जिसमें उन्होंने बोला कि उनको कई दिन तक जो अलीगढ़ का अस्पताल है उसके जनरल वार्ड में रखा गया, जबकि उनको आईसीयू की बहुत जरूरत थी और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं दिया गया। उनको ऑक्सीजन देने की जरूरत है लेकिन नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो सामूहिक पीड़िता थी उसका एक तरीके से सामूहिक हत्या हुई है। जो प्रशासनिक ऑफिसर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, क्या उन पे हत्या का केस दर्ज नहीं होना चाहिए? इसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से कराई जानी चाहिए और जो दोषी पाए जाएं अधिकारी या डॉक्टर या कोई भी, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और टाइम बाउंड मैनर में सारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये तो सच है, उनको जो इलाज मिलना चाहिए था वो सही इलाज यूपी की सरकार उनको मुहैया नहीं करा पाई जी। और तो और केंद्र में दिल्ली आने के बाद एम्स से भी उनको इलाज मिल गया, ये बहुत दुखदायी है। तो आप योगी सरकार के इस्तीफे की मांग करते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं यूपी में दलितों को खासकर टारगेट किया जा रहा है, चाहे वालीगढ़ में हो, लखीमपुर खीरी में हो या फिर आगरा में हो। लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं वो उस पर कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते। तो क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? मुझे लगता है कि योगी जी देश को भारत के संविधान से चलाने की बजाय मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। उनकी मानसिकता वही है। इसी वजह से जब से वो सत्ता में आए हैं, तब से यूपी के अंदर उनकी सरकार बनी है, तब से लगातार हमारे दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर लगातार जुल्म बढ़ता जा रहा है और साथ में वहाँ ब्राह्मणों पे भी लगातार वहाँ पे जुल्म हुआ है। तो योगी जी को तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे और उनके हाथ में से कंट्रोल बाहर निकल चुका है और जुल्म लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे आदमी को अब मुख्यमंत्री बने रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है जी। एक सवाल हो रहा है कि यूपी में हमने देखा कि ये 14 सितंबर की घटनाएं थी, लेकिन जो बहुजन या अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं उनके बहुत सारे नेता वहां तक नहीं पहुंचे। हो सकता है अगर वो समय पर पहुंचते या उस तरह से विरोध करते तो हो सकता था कि इसको बच्ची को समय पर इलाज मिल जाता या इस केस में कुछ और स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जा सकते थे। तो ऐसे नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके इलाके में ये घटना इतना जघन्य घटना हुई लेकिन वो अपने कमरों से बाहर नहीं निकले? मुझे लगता है कि राजनीति बाद में करनी चाहिए। जब कोई सामाजिक मुद्दा हो तो तमाम समाज के लोगों को एकजुट होकर न्याय के लिए लड़ना चाहिए। बाद में आप अपनी राजनीति जहां करें, जो जिस पार्टी में करें, उसमें कोई एतराज नहीं है हमें, लेकिन सबको एकजुट होकर अपनी जो भी घटना घटे उस पर तुरंत आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक पार्ट और भी है कि इस घटना का सूचना इतना लेट पहुंची है क्योंकि कोई भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर कर ही नहीं रहा है। वो तो उसको रिया को चला रहे, सुशांत केस को चला रहे हैं, 24 घंटे एक ही चीज चल रही है जी। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के रोजगार चले गए हैं, लोग भूखे हैं, लेकिन वो सब कुछ टीवी मीडिया चला ही नहीं रहा है। केवल सुशांत के ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मीडिया को टारगेट रोज दिया जाता है कि आज तुम्हें ये चलाना है। तो वो जितने भी जमीनी मुद्दे हैं, जो आम जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को तो पूरे मीडिया ने दरकिनार कर रखा है। समय आ गया है कि हमारे समाज के जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, इन सब लोगों को मिलके इस तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया को जो एक पर्टिकुलर एजेंडे पे काम कर रहे हैं उन सबको बाइकआउट करना चाहिए, उन चैनल को देखना बंद कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। मैं खुद गोदी मीडिया में रह के आया हूँ तो मैं जानता हूँ किस तरह के हालात हैं। लेकिन सत्तानशी अगर पार्टी को हम छोड़ दें तो दिल्ली सरकार में जो खासकर स्वाति मालीवाल है उनको लेके सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं कि वो हर एक किस तरह की वारदात पे सामने आती हैं और कभी धरने पे बैठती हैं, भूख हड़ताल करती हैं और फांसी की सजा की मांग करती हैं। लेकिन इस केस में वो अस्पताल तक नहीं पहुंची, वहां पे जाके उनके परिवार से वो मुलाकात नहीं हुई। तो सोशल मीडिया पे स्वाति मालीवाल पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और दिल्ली सरकार पे भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या है? देखिए, हमारे कई सारे एमएलए सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे थे, यहाँ तक कि पुलिस ने हमारे एमएलए के साथ बदतमीजी भी की, आपको पता लगा हो तो जी। यहाँ तक कि मारपीट भी की अजय दत्त जी के साथ में। हम वहीं पे उस वक्त मौजूद थे, मैं था, राखी बिरला जी थी, मदन लाल जी थे, अजय दत्त जी थे और भी कई सारे हमारे साथी वहाँ मौजूद थे। तो ये आरोप लगाना तो गलत है कि आम आदमी पार्टी गंभीर नहीं है। आम आदमी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने एजुकेशन का टोटल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च किया है। तो सरकारी स्कूल में किसके बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे के पास पैसा नहीं है। तो अगर हमने हेल्थ सर्विस और एजुकेशन को सुधार दिया तो समझ लो हमारे समाज का कुछ विकास हो जाएगा। पूरे देश की सरकारें हमारे एजुकेशन को, पूरा सरकारी एजुकेशन को ठप करके बैठी हुई हैं, हेल्थ सर्विस बिल्कुल जीरो करके रखी हुई है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे गरीब समाज को होता है। तो अगर एक सरकार, जो केवल पूरे देश में एक सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जो अपने बजट का इतना बड़ा हिस्सा हेल्थ और एजुकेशन में खर्च कर रही है, पूरे देश में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जैसी योजना शायद देश की किसी और सरकार ने नहीं चलाई।
जहाँ गरीब से गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, जज बनने का, IAS बनने का सपना पूरा कर सके, उसकी कोचिंग का पूरा खर्च सरकार उठाए और साथ में 2,500 रुपये महीना उसको स्टाइपेंड भी दे ताकि वो अपना आने जाने का खर्चा निकाल सके। ऐसी योजना आपको शायद पूरे देश में नहीं मिलेगी। तो ऐसी सरकार जो जनता के लिए, अपने हमारे समाज के लिए ज़मीनी काम कर रही है बिना ज़्यादा शोर मचाए, ऐसी सरकार भी इस तरह का आरोप करना तो शायद ठीक जी। एक आखिरी सवाल कि बहुजन समाज में बहुत गुस्सा है लगातार। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जी, लगातार सीवर में लोगों की मरने की खबरें आती हैं, लेकिन किसी एक सरकार बता दो जिसने इतना गंभीरता से इस पे काम किया हो। केवल एक दिल्ली की सरकार है और एक तेलंगाना की सरकार है जिन्होंने इस तरह की मशीनें ईजाद की और मशीनों का मालिक उसी कम्युनिटी के लोगों को बनाया। 200 लोगों को दिल्ली जल बोर्ड से 7 साल का टेंडर मिला है। अब सीवर में दिल्ली में डेथ होना बंद हो गई है, आप रिपोर्ट उठा के देख लो। जब से ये मशीनें आई हैं पूरे देश की सरकार को चाहिए इसको रुक करें। अब हमारे समाज के लोग सीवर साफ करते थे, जान गंवाते थे, आज उसे रोकने में हम लोग सफल हुए हैं। तो ऐसी सरकार तो मैं समझता हूँ पूरे देश को मिलनी चाहिए जो लोग हमारे समाज के लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका देते हैं। मेरा आखिरी सवाल है कि बहुजन समाज के खासकर युवाओं में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर। मुझे भी कई तरह के कल फोन आए जिसमें लोग गुस्सा जाहिर कर रहे थे, तो उनको आप आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या उन्हें संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रदर्शन करने चाहिए, वरना अगर वो कुछ भी इस तरह की गतिविधि करते हैं तो उनके ऊपर दमन का चक्र और बढ़ेगा और उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो अपने बहुजन समाज को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि लड़ाई को गुस्से, हमारे अंदर आक्रोश होना चाहिए, जज्बात होने चाहिए, हमारे इमोशंस होने चाहिए, लेकिन हम उसको कंट्रोल में रखें, अपने गुस्से को काबू में रखें, अपनी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किसी का खून नहीं बहाया, किसी पे लाठी नहीं मारी, अपनी विविधता से, अपनी कलम से, अपनी बुद्धि से और विवेक से उस आंदोलन को सफलतापूर्वक चला के और हमें 3,500 साल की गुलामी से आज़ादी करके दिखाई है। जिन लोगों ने औजार हथियार उठाए उनका हसर सबके सामने है। पंजाब का एग्जाम्पल सबके सामने है, जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल सबके सामने है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का एग्जाम्पल सबके सामने है। मुझे लगता है हमें अपनी लड़ाई को बुद्धि और विवेक से अपने पूरे दलित बहुजन समाज को एकजुट करके लड़ना चाहिए। अगर हम सब एकजुट हो जाए, जो हम सुनते हैं माननीय कांसीराम साहब से और उसके बाद भी कि हम लोग 85 या 15 राज कर रहे हैं, भाई 85 हम कहने में तो हैं, पर एक्चुअल में तो जो सरकार आज सत्ता में बैठी है उसको वोट तो हमारे लोगों ने जाके दिया है ना। तो जो लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें चोट पहुंचा रहे हैं, हमारी हत्याएं करने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसी लोगों को हम लोग अगर मतलब हम उस लाठी को तेल पिला रहे हैं जो हमारे सर को फोड़ रही है, हम ऐसी जगह पे चंदा दे रहे हैं जिस चंदे से तलवारें खरीद के हमारी गर्दनें काटी जाती हैं। तो हम लोग क्या अपनी बुद्धि और विवेक से अपने समाज को एकजुट करके अपनी लड़ाई को खुद नहीं लड़ सकते? क्या हमको सबको एकजुट नहीं होना चाहिए? मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई लिखता दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट वाल्मीकि। भाई ये जातियां उन्होंने बनाई है हमें तोड़ने के लिए, हमें टुकड़ों में बांटने के लिए, और आज हम उन जाति पे गर्व कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें बहुजन के नाम पे, दलित के नाम पे, मूल निवासी के नाम पे सबको एकजुट होना चाहिए और अपनी जातियों की पहचान को खत्म करके इंटरकास्ट मैरिज करके रोटी बेटी का रिश्ता करना चाहिए। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। जी, दर्शकों से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम जी, दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और दर्शकों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 22333394689357, IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, O नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224 पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।